सुबह तो हो गई, पर लगता है आज भी हालात वैसे ही रहेंगे। इस गांव में सुबह जरूर होती है, लेकिन खुशियां कभी नहीं आती। मेहनत कर लूं तो शायद आज कोई रास्ता निकल आए। इतना मत सोचो जी, भगवान सब ठीक कर देंगे। नहीं ममता, तेरे इलाज के लिए ये पैसे मैंने बहुत मुश्किल से जुटाए हैं। हे भगवान, बस ये पैसे सुरक्षित रहे। मेरी ममता की जिंदगी इन्हीं पर टिकी है। रामपुर गांव के बाहरी इलाके में स्थित पक्की सड़क पर सूरज की पहली किरण के साथ हलचल शुरू हो जाती है। लेकिन यह हलचल किसी खुशी की नहीं, बल्कि एक दुखद स्थिति का प्रतीक है। सड़क के किनारे झोपड़ियों के पास किसान रामदीन अपने छोटे से खेत में काम करने में व्यस्त था। उसकी पत्नी ममता बाई बीमार थी और उसका इलाज कराने के लिए रामदीन ने बहुत मुश्किल से 5,000 रुपए इकट्ठा किए थे। ये पैसे उसकी पत्नी के इलाज के लिए आवश्यक थे, लेकिन अब रामदीन को यह डर सता रहा था कि ये पैसे कहीं उसके हाथ से न निकल जाएं। वह अपने खेतों की देखभाल कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही चिंता थी कि कैसे वह अपनी पत्नी का इलाज कराएगा। रामदीन की मेहनत कभी रुकती नहीं थी, लेकिन जीवन ने उसे कभी भी आसान राह नहीं दी। छोटे से खेत में काम करते हुए उसकी नींद कई बार टूट चुकी थी और हर बार उसकी चिंता यही थी कि ममता बाई को दवा मिल पाएगी या नहीं। उसने अपने खेत में काम करने के बाद घर की ओर रुख किया ताकि शहर जाकर अपनी पत्नी के लिए दवा ले सके। हालांकि एक और चीज उसे परेशान कर रही थी। गांव के बाहर पक्की सड़क पर तैनात बलवंत सिंह, एक पुलिस दरोगा जो हमेशा चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान करता था और उनका पैसा छीनने के लिए जाने जाता था। बलवंत सिंह का रुतबा गांव में काफी बढ़ चुका था। लोग उससे डरते थे, लेकिन रामदीन के पास वह ताकत नहीं थी कि वह किसी से शिकायत करता। फिर भी वह खुद को यकीन दिलाता रहा कि उसकी मेहनत से जो पैसे उसने जोड़े हैं वो कभी किसी पुलिस वाले के हाथ नहीं जाएंगे। रामदीन की यह सोच तभी बदल गई जब वह अपनी पत्नी की दवा खरीदने के लिए गांव से बाहर पक्की सड़क पर पहुंचा। जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचा, उसे दिखा कि बलवंत सिंह अपनी पुलिस वैन में बैठा है और उसने हर वाहन को रोककर उनकी चेकिंग शुरू कर दी थी। बलवंत सिंह का चेहरा हमेशा ही अडिग रहता था और उसकी आंखों में एक खतरनाक सी चमक थी, जैसे वह किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से रोकने का बहाना ढूंढ रहा हो। रामदीन को डर था कि कहीं उसकी जेब से पैसे न निकल जाएं, लेकिन उसने ठान लिया कि वह बिना किसी परेशानी के अपने रास्ते पर जाएगा। वह बलवंत सिंह के पास से गुजरने ही वाला था कि बलवंत ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? बलवंत ने आदेशात्मक स्वर में कहा। उसकी आवाज में दबाव था। साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे शहर दवा लेने जाना है। रामदीन ने कांपते हुए जवाब दिया। तुम लोगों के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है, बलवंत ने मुस्कुराते हुए कहा और रामदीन की तरफ देखते हुए अपनी जेब में हाथ डालकर उसे रोक लिया। चलो जेब की तलाशी लेते हैं। रामदीन घबराया, लेकिन उसने सोचा कि अब किसी भी कीमत पर उसे पैसे नहीं छीनने देंगे। वह गिड़गिड़ाया, साहब, ये पैसे मेरी पत्नी के इलाज के लिए हैं, वह बहुत बीमार है। अगर आप इन्हें ले लेंगे तो मेरी पत्नी का इलाज नहीं हो पाएगा। लेकिन बलवंत सिंह ने उसे कोई रहम नहीं दिया। वह बड़े ही कठोर स्वर में बोला, यह इस रास्ते का टैक्स है, अगर तुम्हें जाना है तो यह तो देना ही होगा। रामदीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे पता था कि अगर वह अब और झगड़ा करता तो वह सिर्फ और परेशान होगा। इसीलिए उसने चुपचाप अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर बलवंत सिंह को दे दिए। बलवंत ने पैसे लेकर रामदीन को धक्का दिया और बोला, अब भागो, अपनी रास्ते पर जाओ। और हाँ, अगली बार सोच समझकर आना, वरना और भी कुछ ले लूंगा। रामदीन जख्मी दिल से वहां से चला गया। उसके पास अब पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी पत्नी के इलाज का ख्याल उसे चैन से नहीं बैठने दे रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या वह अब अपनी पत्नी का इलाज करा पाएगा? क्या वह कभी बलवंत सिंह के इस अत्याचार का बदला ले पाएगा? रामदीन की हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन वह जानता था कि अगर इस मामले को यहीं छोड़ दिया तो उसकी पत्नी का इलाज संभव नहीं होगा। वह तेजी से अपने घर की ओर बढ़ा, लेकिन रास्ते में उसका मन किसी और दिशा में था। उसे अब न्याय की तलाश थी। वह किसी से मदद चाहता था। उसकी एक ही उम्मीद थी, इंस्पेक्टर विक्रम। विक्रम जो कभी गांव में सबकी मदद करता था और जो सही बात करने वालों का साथ देता था। रामदीन ने तय किया कि वह विक्रम को फोन करेगा और अपनी कहानी बताएगा।
उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने मोबाइल निकाला और विक्रम का नंबर डायल किया। विक्रम ने फोन उठाया। हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम बात कर रहा हूं, कौन है? रामदीन ने कांपते हुए कहा। साहब, मैं रामदीन बोल रहा हूं, रामपुर गांव का किसान। साहब, मैं लूट गया, जीते जी मर गया। विक्रम ने तुरंत चिंता जताई। शांत हो जाओ रामदीन, पूरी बात बताओ, किसने क्या किया? रामदीन ने पूरी घटना सुनाई। कैसे बलवंत सिंह ने उसके पैसे छीन लिए और उसे यह तक कह दिया कि यह सड़क का टैक्स है। वह यह भी बताता है कि बलवंत सिंह ने न सिर्फ उससे पैसे लिए, बल्कि वह महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार करता था और कोई भी गांव वाला उसके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, रामदीन, तुमने सही जगह फोन किया है। तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाएंगे, तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम घर जाओ और अपनी पत्नी का ख्याल रखो। मैं जल्द ही इस मामले को उठाऊंगा। विक्रम ने संकल्प लिया कि वह रामपुर के लोगों के खिलाफ हो रहे अन्याय को खत्म करेगा और बलवंत सिंह की करतूतों को सामने लाएगा। अदिति शर्मा, जो रामपुर की डीएम थी, अपने पद की जिम्मेदारियों को लेकर हमेशा गंभीर थी। उसने अपने करियर की शुरुआत कठिनाइयों से की थी। छोटे से गांव की एक सामान्य लड़की से लेकर प्रशासनिक अधिकारी बनने तक की यात्रा में उसे कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और खुद को साबित किया। आदिति का लक्ष्य हमेशा से ही यह था कि वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से समाज में बदलाव ला सके। रामपुर, जो एक छोटा सा गांव था, अपनी समस्याओं से जूझ रहा था। गांव में एक और समस्या थी, बलवंत सिंह जैसे पुलिस अधिकारी जो अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते थे और गरीब लोगों को तंग करते थे। आदिति ने सुना था कि बलवंत सिंह ने कई बार गांव वालों से पैसे वसूले हैं और वह महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता था, लेकिन किसी ने कभी भी उसकी शिकायत नहीं की। लोग डरते थे कि वह वर्दी वाला है, कोई कुछ नहीं कर सकता। रामदीन का फोन आने के बाद अदिति का मन व्यथित हो गया। उसने रामदीन की पूरी कहानी सुनी, कैसे बलवंत सिंह ने उसके पैसे छीन लिए और उसकी पत्नी के इलाज के लिए जरूरी पैसे ले लिए। रामदीन का संदेश और उसके आंसू अदिति को झकझोर गए थे। उसने ठान लिया कि वह इस मामले में किसी भी हाल में हस्तक्षेप करेगी। उसने विक्रम से कहा, विक्रम, इस बार मुझे यह मामला हाथ में लेना है। मैं खुद रामपुर जाऊंगी। मुझे रामपुर की बेटी के तौर पर वहां जाना है, किसी अफसर की तरह नहीं। मुझे इन लोगों को यह दिखाना है कि प्रशासन का काम जनता की सेवा करना है, न कि उनकी तौहीन करना। विक्रम ने थोड़ी देर सोचा। मैम, आप अकेले नहीं जा सकती। वहां बलवंत सिंह जैसे लोग हैं, वह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन आदिति ने दृढ़ता से कहा, नहीं विक्रम, यह मेरा फैसला है और इस बार मुझे कुछ भी रोक नहीं सकता। वह जानती थी कि यह कदम उसे किसी बड़े जोखिम में डाल सकता है, लेकिन उसने अपने दिल में ठान लिया था कि वह अपने गांव वालों के लिए यह संघर्ष करेगी। आदिति ने अपनी मां से मिलने का फैसला किया, उसे यह बताने कि वह रामपुर जा रही है। उसकी मां हमेशा उसकी सबसे बड़ी ताकत रही थी, लेकिन जब आदिति ने अपनी मां को बताया कि वह अकेले गांव जा रही है, तो उसकी मां घबराई। बेटी, क्या तुम जानती हो कि वह पुलिस वाला कितना खतरनाक है? वह गुंडा है, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। आदिति ने अपनी मां का हाथ थामते हुए कहा, मां, मुझे डरने की कोई बात नहीं है। मुझे रामपुर की लड़ाई लड़नी है। मुझे सिर्फ अपनी मां का आशीर्वाद चाहिए। उसकी मां चुपचाप उसे देखती रही। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, जाओ बेटा, तुम्हारा साहस ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। आदिति ने अपनी मां के आशीर्वाद के साथ यात्रा की शुरुआत की। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसका उद्देश्य सही है। रामपुर पहुंचने पर आदिति ने विक्रम को फिर से फोन किया और उसे कहा, विक्रम, मैं रास्ते में हूं। मुझे बलवंत सिंह से मुलाकात करनी है, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर इस बार हार नहीं माननी। वह पूरी तरह से अपने उद्देश्य में संकल्पित थी और अब उसे यह स्पष्ट हो गया था कि उसे केवल अपनी जिम्मेदारी निभानी है। पुलिस चौकी की ओर बढ़ते हुए वह अपने गांव की पुरानी गलियों में कदम रख रही थी। उन गलियों में वह छोटी सी लड़की थी जो अपने सपनों को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती थी। अब वह उसी गांव में एक डीएम के रूप में आ रही थी, लेकिन इस बार वह किसी अफसर की वर्दी में नहीं, बल्कि रामपुर की एक बेटी की तरह जा रही थी। गांव की सड़कें, घर और खेत, सब कुछ उसे अपने पुराने दिनों की याद दिला रहे थे। जैसे जैसे वह गांव की ओर बढ़ी, उसकी मां का डर बढ़ता गया। वह जानती थी कि इस रास्ते पर जाने से वह अकेले नहीं हो सकती, लेकिन आदिति ने सब कुछ ताक पर रखकर अपनी राह चुनी थी। मां को आश्वस्त करने के बावजूद वह जानती थी कि उसे अकेले ही यह लड़ाई लड़नी होगी।
और उसे यकीन था कि किसी भी कीमत पर उसे इस लड़ाई में जीत हासिल होगी। रास्ते में आदिति की आंखों में आक्रोश था। उसका मन कह रहा था कि अगर बलवंत सिंह को नहीं रोका गया तो वह और निर्दोषों की जिंदगी को तबाह कर देगा। और इसी सोच के साथ वह गांव की ओर बढ़ी। रामपुर में फिर से बदलाव की एक लहर महसूस हो रही थी, और यह बदलाव सिर्फ एक महिला के साहस से आ रहा था, जो न्याय की खातिर हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थी। आदिति के कदम अब रुकने वाले नहीं थे, और उसने संकल्प लिया था कि वह अपने गांव वालों के लिए एक नई उम्मीद बनाएगी। बलवंत सिंह चाहे जितना भी ताकतवर हो, वह अब किसी भी कीमत पर अपनी गलतियों से नहीं बच पाएगा। आदिति रामपुर की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। वह जानती थी कि उसे एक नई दिशा में कदम बढ़ाना है। उसे यह साबित करना था कि सिर्फ वर्दी या ताकत से नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय से ही समाज बदल सकता है। रास्ते में उसे गांव की पुरानी यादें ताजा हो रही थीं। वह याद कर रही थी कि जब वह छोटी थी तो गांव के लोग उसे कैसे देखते थे। उन दिनों में वह गांव के बच्चों के साथ खेलती थी। अब वह एक डीएम बन चुकी थी, लेकिन इस समय उसका दिल फिर से उसी पुराने गांव के लिए धड़क रहा था। वह चाहती थी कि इस बार उसके कदम न सिर्फ प्रशासन की ताकत, बल्कि उस गांव वालों की उम्मीद भी बने जो डर के साये में जी रहे थे। जैसे ही वह रामपुर के बाहर पहुंची, उसकी आंखों में गांव की सारी तस्वीरें धुंधली सी हो गईं। लेकिन उसकी मंशा पक्की थी। उसने मन ही मन तय किया कि आज जो उसने देखा वह अब बदलने वाला है। बलवंत सिंह ने जितनी बार भी गांव वालों से पैसे लिए थे और महिलाओं को तंग किया था, वह अब उसकी जरूरत से ज्यादा बड़ी कीमत चुकाने वाला था। रामपुर की पुलिस चौकी आते ही आदित्य ने विक्रम को फोन किया और कहा, विक्रम, मैं यहां पहुंच चुकी हूं। मुझे बलवंत सिंह से मिलना है, लेकिन मुझे यहां से किसी भी हालत में वापस नहीं लौटना। मेरी आंखों में गांव वालों के आंसू हैं और मैं उन्हें खत्म करूंगी। विक्रम ने घबराकर कहा, मैम, मुझे यह ठीक नहीं लगता। बलवंत सिंह काफी खतरनाक आदमी है। वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आदित्य ने दृढ़ता से जवाब दिया, विक्रम, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी और मुझे तुमसे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरी सच्चाई का साथ चाहिए। यह कहते हुए आदित्य पुलिस चौकी के पास पहुंची। चौकी के बाहर का माहौल कुछ अलग ही था। उस रास्ते पर हलचल तो थी, लेकिन किसी भी नागरिक का हौसला टूटा हुआ था। वहां के लोग डरते हुए इधर उधर देख रहे थे। आदित्य ने देखा कि चौकी के पास खड़ा बलवंत सिंह अपनी वर्दी में घमंड से खड़ा था। उसकी आंखों में वही घमंड था जो वह हमेशा महसूस करता था। उसने आदित्य को आते देखा और उसका मन में एक हंसी सी उभरी। वह जानता था कि यह कोई सामान्य महिला नहीं, बल्कि प्रशासन की अधिकारी है, लेकिन वह अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था। जैसे ही आदित्य उसके पास पहुंची, उसने अपना चेहरा बदल लिया और कहा, क्या जरूरत थी यहां आने की? आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और बोला, दरोगा बलवंत सिंह, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है, लेकिन अब जो होगा वह तुम्हारे लिए सिर्फ एक शुरुआत होगी। बलवंत ने हंसी में कहा, तुम समझ नहीं सकती हो। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। तुम्हारे पास बस एक वर्दी है। आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, यह वर्दी मुझे उस विश्वास से मिली है जो लोग मुझे देते हैं। तुम्हारी वर्दी में अब कोई ताकत नहीं है। अब तुमसे जो पूछेंगे उसका जवाब देना होगा। बलवंत सिंह गुस्से में आ गया। उसने जोर से कहा, तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं मैं, और तुम क्या कर लोगी? आदित्य ने अपनी पूरी हिम्मत से कहा, मैं तुम्हारी करतूतों को सामने लाऊंगी। जो तुमने गांव वालों के साथ किया है वह अब खत्म होगा। बलवंत सिंह का चेहरा लाल हो गया। वह चिढ़ते हुए बोला, क्या तुमने मुझे चुनौती दी है? आदित्य ने बिना डरे कहा, मैं तुम्हें चुनौती नहीं दे रही हूं। मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने आई हूं। तुम्हारी गंदी हरकतों का अब अंत होगा। यह सुनकर बलवंत सिंह ने तैश में आकर कहा, तुम जैसे लोगों को हमेशा यही लगता है कि वे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम नहीं समझ सकती। तुम इसे खत्म नहीं कर पाओगी। आदित्य ने अपना आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा, तुम्हारी वर्दी को अब उतार दिया जाएगा। मैं न्याय की बात करने आई हूं और आज ही तुमसे उसका हिसाब लिया जाएगा। इस पर बलवंत सिंह की आंखों में गुस्सा था। उसने अपने साथी पुलिस वालों को इशारा किया, इन्हें थाने ले जाओ। लेकिन आदित्य ने हाथ में तंग होते हुए कहा, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। कानून के हाथ मुझसे मजबूत नहीं हो सकते। उसके साथ पुलिस के लोग जोर जबरदस्ती करने लगे, लेकिन आदित्य ने मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटाया और अपनी पूरी शक्ति से उन्हें जवाब दिया, तुम जितना चाहो मुझे रोक सकते हो, लेकिन मैं वही करूंगी जो मेरे शहर और गांव के लोगों के लिए सही है। उसकी बातों ने वहां खड़े गांव वालों को ताकत दी
और वे भी अब खड़े होने लगे। आदित्य का साहस अब पूरी तरह उभर चुका था। यह अब सिर्फ एक लड़की का संघर्ष नहीं, बल्कि गांव के हर एक व्यक्ति की आवाज बन चुका था। बलवंत सिंह के चेहरे पर हवाइयां उड़ी। वह अब महसूस कर रहा था कि यह आदित्य के सामने उसकी सारी ताकत बेकार है, और यही वह पल था जब बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। आदित्य ने उसी पल अपनी पूरी ताकत से उसकी वर्दी उतारने की ठान ली। अब उसकी जीत सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि पूरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। बलवंत सिंह को यह उम्मीद नहीं थी कि एक महिला, वह भी डीएम, उसे इस तरह चुनौती देगी। उसका घमंड टूटने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह छोटी सी लड़की, जो एक अफसर है, उसे कैसे तंग कर सकती है। आदित्य की आंखों में न केवल आक्रोश था, बल्कि एक ऐसी ताजगी थी जो किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास को चुराने के लिए काफी थी। बलवंत सिंह को यह एहसास हो रहा था कि आज उसकी दगाबाजी का अंत होना तय है। गांव के लोग, जो हमेशा बलवंत सिंह से डरते थे, अब आदित्य के साथ खड़े हो गए थे। यह दृश्य उनके लिए एक आशा की किरण बन चुका था। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सब उसकी ताकत को महसूस कर रहे थे। आदित्य की आवाज अब गांव के हर नुक्कड़ से गूंज रही थी। बलवंत सिंह, तुमने गांव वालों के साथ जो भी किया है, आज उसका हिसाब होगा। अब कोई नहीं डरने वाला, अब कोई नहीं चुप रहेगा। बलवंत सिंह की चुप्पी ने उसकी कमजोरियों को उजागर कर दिया। उसकी आंखों में डर की झलक थी, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत से कहा, तुम लोगों को क्या लगता है मैं डरने वाला हूं? तुम चाहे जो भी कर लो, मुझे किसी से नहीं डर लगता। लेकिन आदित्य ने शांति से जवाब दिया, यह तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारी ताकत अब खत्म हो चुकी है। अब लोग तुमसे नहीं डरेंगे। उसने यह कहते हुए पुलिस वालों को इशारा किया और कहा, किसी भी महिला का अपमान करने वाला, किसी भी व्यक्ति को बिना कारण तंग करने वाला इंसान इस समाज में कैसे रह सकता है। बलवंत सिंह ने देखा कि वह अब अकेला है। उसके पास न कोई समर्थन था और न ही कोई जवाब। गांव वालों का साथ और आदित्य का दृढ़ संकल्प उसकी आखिरी उम्मीदों को तोड़ने के लिए काफी था। आदित्य ने फिर से बलवंत सिंह को देखते हुए कहा, तुम जैसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आज तुमने जो गलतियां की हैं, वह अब सामने आएंगी। बलवंत सिंह की आंखों में अब हवाइयां उड़ रही थीं। वह कुछ भी नहीं कह पाया। उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। पुलिस चौकी के अंदर का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था। आदित्य का साहस गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उन्होंने देखा था कि एक अकेली महिला ने पूरे गांव की स्थिति बदलने के लिए क्या किया, और आज वे डर के साए से बाहर निकल चुके थे। आदित्य ने अपने कदम और भी मजबूत किए। वह जानती थी कि यह लड़ाई अब सिर्फ बलवंत सिंह के खिलाफ नहीं, बल्कि एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन चुकी है, जो पूरे समाज को न्याय की ओर ले जाएगी। पुलिस वालों ने जब बलवंत सिंह को थाने में बंद किया, तो आदित्य ने अपने हौसले को और ऊंचा किया और कहा, अब जो भी गलत काम होगा, उसका हिसाब लिया जाएगा। हम बदलेंगे और सबका हक मिलेगा। बलवंत सिंह को इस स्थिति में देखकर गांव वालों की आंखों में चमक आ गई थी। अब वे समझ गए थे कि जब कोई सच के साथ खड़ा होता है, तो कोई भी ताकत उसे गिरा नहीं सकती। आदित्य की इस जीत ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज को बदल सकता है। अब रामपुर में एक नई शुरुआत होने वाली थी। एक नई उम्मीद का सूरज उगने वाला था, जो सबकी जिंदगी को रोशन करेगा। यह आदित्य के संघर्ष की शुरुआत थी, और उसकी यह जीत अब किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे गांव की जीत बन चुकी थी। बलवंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस चौकी में सन्नाटा था। गांव वालों का डर अब खत्म हो चुका था। आदित्य ने पुलिस विभाग और प्रशासन के खिलाफ उठाए गए कदमों से यह साबित कर दिया था कि अब किसी भी व्यक्ति को सजा से बचने का मौका नहीं मिलेगा। वह जानती थी कि यह केवल एक शुरुआत थी, और अब यह समय था प्रशासनिक कार्रवाई का। रामपुर के छोटे से गांवों में बदलाव की लहर दौड़ रही थी। आदित्य ने विक्रम को फोन किया और कहा, विक्रम, यह लड़ाई तो अब शुरू हुई है। बलवंत सिंह को हमने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब हमें पूरे गांव में जो चल रहा है, उसे ठीक से देखना होगा। विक्रम ने संजीदगी से जवाब दिया, मैम, आपकी योजना क्या है? आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, हमें बलवंत के नेटवर्क को उजागर करना होगा। उसे अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। जो लोग उसके साथ हैं, उन्हें भी पकड़ना होगा। विक्रम ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। आदित्य ने पुलिस द्वारा की गई इस गिरफ्तारी को न सिर्फ एक जीत मानते हुए, बल्कि उसे एक सामाजिक आंदोलन का रूप दे दिया था। रामपुर में अब हर किसी की जुबान पर आदित्य का नाम था। लोग उसे अपनी उम्मीद और न्याय का प्रतीक मानने लगे थे। महिलाएं, जो कभी घर की चार दीवारी में सिमटी रहती थीं, अब सड़क पर आकर असहाय आदित्य की तरह अपने हक के लिए आवाज उठा रही थीं।
गांव के बुजुर्गों ने भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर को दूर होते देखा। अब उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। आदित्य की आवाज का असर अब प्रशासन पर भी पड़ने लगा था। उसने बलवंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी और प्रशासन ने भी उसकी कार्रवाई को मंजूरी दे दी थी। आदित्य ने अपने कदम और भी मजबूत किए और रामपुर के मुख्य मार्ग पर एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में गांव के लोग अपने मुद्दे और समस्याएं लेकर आए। आदित्य ने सभी की बातों को गौर से सुना और कहा, अब रामपुर में बदलाव होगा, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। आदित्य की बातों ने गांव वालों के अंदर नई उम्मीद की किरण जगा दी थी। इसके बाद आदित्य ने बलवंत सिंह के खिलाफ सबूत जुटाने का काम तेज कर दिया। उसे यह समझ में आ चुका था कि सिर्फ एक व्यक्ति को सजा देना ही काफी नहीं था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि आगे कोई भी पुलिस वाला इस तरह की गलत हरकतें न कर पाए। प्रशासन ने भी आदित्य के नेतृत्व में काम करना शुरू किया और हर मामले की गंभीरता से जांच होने लगी। बलवंत सिंह के नेटवर्क को उजागर करने के लिए टीम बनाई गई। अब गांव के लोग महसूस कर रहे थे कि प्रशासन और कानून उनके साथ है। आदित्य ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी टीम और गांव वाले एक साथ मिलकर इस बदलाव को पूरा करें। उसे इस बात का यकीन था कि यह लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन अब उसे पीछे मुड़ने का सवाल नहीं था। उसने संकल्प लिया कि वह हर व्यक्ति को न्याय दिलाकर रहेगी और इस आंदोलन को पूरे जिले में फैलाएगी। यह सिर्फ रामपुर का मुद्दा नहीं था, यह हर उस गांव और कस्बे का मुद्दा था जहां लोग पुलिस की दबंगई और गलत कामों से परेशान थे। आदित्य का यह संघर्ष अब पूरे प्रशासन और समाज के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसकी लहर ने यह सिद्ध कर दिया था कि अगर कोई शख्स सच्चाई और ईमानदारी से अपने संघर्ष में लगे तो कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आदित्य के संघर्ष और उसकी मेहनत का परिणाम अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। बलवंत सिंह के खिलाफ पूरी जांच पूरी हो चुकी थी और उसमें उसे दोषी पाया गया था। प्रशासन ने अब पूरी तहर से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की थी। गांव के लोग आदित्य को अपनी नायिका मानने लगे थे और उसकी जीत का जश्न पूरे गांव में मनाया जा रहा था। अब लोग डर के बजाय अपने अधिकारों के लिए खड़े हो रहे थे। रामपुर की गलियों में अब किसी का दिल डरा हुआ नहीं था। महिलाएं अपने हक के लिए बिना डर के आवाज उठा रही थीं। छोटे बच्चे भी अब बिना खौफ के स्कूल जाने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनका गांव बदल चुका है। बलवंत सिंह को अदालत से सजा मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी हर हरकत का हिसाब लिया गया। रामपुर की पुलिस चौकी अब पहले की तरह नहीं थी। अब वहां का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। आदित्य की मेहनत, संघर्ष और दृढ़ता ने पुलिस प्रशासन को एक नया दिशा दी। बलवंत सिंह का अहंकार टूट चुका था और उसकी सजा ने यह साफ कर दिया था कि कानून के हाथ सभी के लिए बराबर हैं। आदित्य ने रामपुर के हर एक व्यक्ति को यह सिखाया था कि एक व्यक्ति के साहस और संघर्ष से पूरा समाज बदल सकता है। अब वह गांव के लिए सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक आइकन बन चुकी थी। और उसके बाद प्रशासन ने गांव में और भी सुधार कार्यों की शुरुआत की। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव देखने को मिले। आदित्य का यह संघर्ष अब एक प्रेरणा बन चुका था, जो न केवल रामपुर बल्कि पूरे राज्य और देश के लिए एक मिसाल था। गांव वालों को अब प्रशासन से डर नहीं लगता था, क्योंकि अब उनके पास एक ऐसे नेता की उम्मीद थी जो उनके लिए सचमुच खड़ा था। आदित्य ने यह साबित कर दिया था कि अगर मन में ठान लिया जाए और सच्चाई के रास्ते पर चला जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। रामपुर अब एक नया नाम बन चुका था, जहां इंसाफ की जीत हुई थी, जहां गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान थी और जहां हर व्यक्ति को अपने हक का एहसास था। और आदित्य ने यह दिखा दिया कि एक व्यक्ति, एक कदम और एक उद्देश्य किसी भी समाज को बदल सकता है। उसकी यह कहानी अब हर जुबां पर थी और वह उन सभी के लिए उम्मीद और विश्वास का प्रतीक बन चुकी थी। और यही थी आदित्य की जीत, जो केवल एक अधिकारी की नहीं, बल्कि पूरे समाज की थी, जिसने यह समझ लिया था कि बदलाव भीतर से शुरू होता है और जब सही रास्ते पर चलने का इरादा होता है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती।